Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. What is the value of boil temperature of ethane gas when A is equal to 5.489 और B is equal to 0.0638? तो बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे एक रियल गैस प्रेशर के ख़ास रेंज पे हमारे पास वो क्या करता है, आइडियली बिहेव करता है। तो ए इज इक्वल टू ये किस चीज़ के बराबर होता है, ए और आर बी। ए और बी क्या है, हमारे पास वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट्स हैं जो दिए हुए हैं, और आर 0.0281 0.0821। तो ये अगर हम इसको वो कर सॉल्व करें तो हमारे पास ए जवाब आता है 1048 केल्विन आता है हमारे पास। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन दी। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये इनमें से किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ये करता है असल में इन चीज़ों की जो यूनिट्स है उस पर डिपेंड करता है कि हमने वो यूनिट्स किस चीज़ में ली है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ली है, जूल ली है, न्यूटन मीटर वगैरह वगैरह, मतलब हमने कैसे ली है, कैलोरी में हमने लिया हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है। A gas expand through a porous plug exhibit cooling if its temperature is more than inversion temperature, less than inversion temperature, less than critical temperature, less than boil temperature। तो जो हमारे पास ये है ये लेस देन इन्वर्जन टेम्परेचर होगा। अब इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, इस पे मेरी एक छोटी सी वीडियो मौजूद है, मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी है। अगर फर्स्ट करें हमारे पास टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा हो, फिर भी अगर गैस एक्सपेंड करे तब भी कूलिंग काज नहीं होगी, ऊपर से हीट और हीट काज करता है, कूलिंग काज नहीं करता। अ गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट, कहाँ पे आइडियली बिहेव करेगा, हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये लेकिन ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, विद इन अ बॉयल टेम्परेचर के रेंज में होगा। टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से जवाब कौन सा है हमारे पास, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यहाँ पे तो कहीं पे भी तो वही जो सिंपल सा हमारे पास होता है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये हमारे पास मौजूद नहीं है इनमें से। तो जो सी वाला है एट लो प्रेशर एंड इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी यही आप कर सकते हैं, वही वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो आपस में उनकी अट्रैक्शन बहुत कम होगी। हाई टेम्परेचर हम इसलिए कहते हैं ना कि फिर ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब दूर हो जाते हैं इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो उनमें जो अट्रैक्शन होती है वो नहीं रहती। तो उनमें जब अट्रैक्शन नहीं होती आपस में, तो वो काइनेटिक थ्योरी को ओबे कर रहा होता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को। अब जब भी कोई गैस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को ओबे कर रहा होता है, जितना ज़्यादा वो ओबे कर रहा होगा उतना ज़्यादा ही वो आइडियल होगा। तो इनमें से सी वाला फिर सही है। इसके बाद जो है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस मिक्सचर इज डाल्टन लॉ नॉट एप्लीकेबल। डाल्टन लॉ इनमें से किसको एप्लीकेबल नहीं है। डाल्टन लॉ है जो उसकी वो है, वो किन गैसेस के लिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। उसकी जो पहली वो शर्त है वो क्या है, वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होंगे। तो यहाँ पे हमें पता है, हम देख सकते हैं कि जो ए है या सी है या डी है वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, आपस में रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जो इवन जो H2 और O2 ये भी आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो आजकल एनर्जी की बात चल रही है कि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाए, तो उसमें से ये होता है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। ये क्या है, इसके बाद जो बी वाला है NH3 + HCl HBr, ये दो एसिड है और एक बेस है, तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं। जब रिएक्ट करेंगे तो इससे NH4Cl और NH4Br बनेगा, तो मीन इसको फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अ गैस इज केप्ट एट 1 atm प्रेशर टू कंप्रेस इट टू 1/4 ऑफ इट इनिशियल वॉल्यूम, द प्रेशर टू बी अप्लाइड इज। अब हम इसको 4 टाइम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करना चाह रहे हैं, ठीक है। जब हम 4 टाइम इसको कम करना चाह रहे हैं तो जो प्रेशर होगा उसको हम 4 टाइम बढ़ा देंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप में, V = K और P, ये इन्वर्स है। तो अगर हम V को 4 टाइम घट रही है, कम हो रही है, तो P 4 टाइम क्या होगी, इंक्रीज होगी।
तो जो सी वाला है ये उनका क्या है, आंसर है 4 atm। 7 MCQ, the density of a gas at 300 Kelvin and 1 atm pressure is remaining constant. At which of the following temperature will its density become 0.75 D? मीन्स इसकी जो डेंसिटी है वो 25% कम हो रही है। अब डेंसिटी और टेम्परेचर का या अभी वॉल्यूम का जो हमने बात की, इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वो मास पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो मीन्स डेंसिटी कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। ये ऐसे सवाल ना ये कॉमन सेंस से किए जाते हैं। देखो कि हमें पता लग रहा है कि 25% जो डेंसिटी कम हुई है। अब हम देखेंगे कि 25% टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, 25% क्या बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये इस सवाल से हम देख सकते हैं एक कॉमन सेंस। तो अगर एक को देखें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो वैसे भी 300 केल्विन से कम है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये 300 केल्विन से क्या है, जस्ट 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। तो मीन्स और एक तो 300 केल्विन 400 केल्विन है। ये कॉमन सेंस है, हम डायरेक्टली इसको वो सेलेक्ट कर लेंगे कि ये वाला सही है। लेकिन अगर हम मालूम करना चाहे तो कॉमन सेंस से हम ये भी कर सकते हैं कि 75 जब डेंसिटी 75 है तो इसकी जो टेम्परेचर है वो क्या है, 300 केल्विन थी। अब अगर डेंसिटी हमारे पास 100 हो, मीन डी हो, सिर्फ डी हो, तो इसका पे एक्स हो जाएगा हमारे पास, फिर टेम्परेचर क्या होगा। तो ये हम ऐसे मालूम कर सकते हैं, इससे 400 केल्विन आएगा। लेकिन अगर हम जो प्रॉपर मेथड है उससे हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो टेस्ट होते हैं ना उसमें भी प्रॉपर मेथड से नहीं होता। उसमें फिर यही होता है कि बंदा कोशिश करे कि कॉमन सेंस से करे, क्योंकि वो जल्दी करना होता है ना। तो P1 और D1 T1 इज इक्वल टू P2 और D2 T2। अब ये होता है ना, P तो कांस्टेंट है, तो 1 ओवर D1 T1 इज इक्वल टू 1 ओवर D2 T2। अब ये है, इसमें फिर ये कर लेंगे, D2 हम मालूम करना चाहते हैं, सॉरी T2 हम मालूम करना चाहते हैं, बाकी सब हमारे पास है। D1 हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास D है, तो D2 हमारे पास 0.75 D हो जाएगा। T1 हमारे पास 300 केल्विन है, तो उससे फिर T2 हमारे पास निकल आएगा। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ गैस इज लेस देन यूनिटी एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देयरफॉर इनमें से कौन सा सही है। ये हम देखेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किस चीज़ के बराबर है, PV और nRT इसके बराबर है। ये जब 1 होता है तो मीन आइडियल गैस होगा। अब जब उसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यकीनन नॉन आइडियल के लिए तो कंफर्म है ना कि वो 1 से कम होगी। तो जब 1 से कम होगी तो ये मैथमेटिकली पहले हम देख लेते हैं। मैथमेटिकली क्या है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब Z जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 होगा, तो Z की कीमत हम लगा लेंगे, वो PV और nRT है, तो वो लेस देन 1 है। P जो V और N, इससे V मॉलिक्यूलर वॉल्यूम बनता है, ठीक है, मोलर वॉल्यूम, सॉरी मोलर वॉल्यूम, तो ये मोलर वॉल्यूम के बराबर होगा। तो PVM इज इक्वल टू और RT इज लेस देन 1, VM RT और P, तो R हमारे पास 0.0821, ये हमारे पास कांस्टेंट है। T हमारे पास यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 273 है, 273 है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 273 केल्विन, और प्रेशर भी दिया हुआ है 1 है। तो वैसे भी ये अगर हम थ्योरेटिकली हम देखें तो जो मोलर वॉल्यूम है रियल गैस का वो 22.4 जो लीटर है उनसे कम होगा, ठीक है, इसका जवाब आता है। लेकिन ये वैसे भी कम होगा रियल गैस का, क्योंकि जो मैक्सिमम है वो तो आइडियल गैस का होगा ना, वो तो ये तो आइडियल गैस का है 22.4, तो जब भी कोई रियल गैस होगा वो उसका इनसे कम होगा। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। द करेक्ट ऑर्डर फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट बी शुड बी। जो वैन डर वाल कांस्टेंट है बी, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो जो वैसे तो हम सपोज करते हैं कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है ऑफ मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि ये वो निग्लिजिबल होता है, लेकिन फिर वैन डर वाल ने ये चीज़ें एडप्ट की और करेक्शन की है ए और बी के।
तो जो बी है वो करता है जो एक्चुअल वॉल्यूम है किसी भी गैस का एक्चुअल वॉल्यूम, तो वो बी के ज़रिए उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इमंग मालिक्यूल वो कांस्टेंट ए के ज़रिए उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है इसमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में, रियल गैस इक्वेशन में, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन में। अब क्या हो जाएगा, जो बी है हमारे पास, जो जिसकी साइज ज़्यादा होगी ना वो इतना ही जाए, उनकी जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो इतनी ही ज़्यादा होगी, तो मीन बी इतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो सबसे यहाँ पे जो सही है हमारे पास वो डी वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो इथेन है, इथेन की वॉल्यूम, इथेन ज़्यादा वॉल्यूम लेगा एज़ कम्पेयर टू CO2, फिर CO2 ज़्यादा वॉल्यूम लेगा एज़ कम्पेयर CO, और इसके बाद He। तो डी वाला सही है। और जो कंप्रेसिबिलिटी, एक तो ये वाला है ना, इनका जो वंडरवाल कांस्टेंट बी, एक वंडरवाल कांस्टेंट ए है, अगर उनके लिए भी हम देखें ना तो यही डी वाला उनके लिए भी सही है, क्योंकि जिसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उनका ए इतना ही ज़्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसी सीक्वेंस में है, मतलब बीन इथेन का ज़्यादा है, फिर CO2 का, फिर CO का, और फिर He का, तो ए भी इसी सीक्वेंस में सही होगा, मतलब मीन्स डी वाला इसका आंसर है। एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज आइडियल गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्यों? द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल। बिल्कुल इनके दरम्यान इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होते, इस वजह से तो वो लिक्विफाई नहीं होता। सेकंड, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज वेरी हाई। इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हाई होता है, ये याद रखना। क्रिटिकल टेम्परेचर हाई उन चीज़ों का होता है जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हमारे पास अगर CO2 है और H2O है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर H2O की ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है, तो वो जल्द ही लिक्विफाई होगा। जिसकी भी क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई होगा वो इतना ही तेज़ी के साथ, आसानी के साथ लिक्विफाई हो जाएगा। और क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। द वंडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी आर वेरी हाई। तो ये वंडरवाल कांस्टेंट ए और बी ये रियल गैसेस की जो होती है, वो गैसेस जहाँ पे बड़े बड़े मॉलिक्यूल हो, या जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग मॉलिक्यूल ज़्यादा हो, तो ये उनकी हाई होती है। ऑल ऑफ दीज, तो इनमें से जो सही वाला है वो ए है। ठीक है, बाकी सब गलत है। द वैल्यू ऑफ ए फॉर द गैसेस O2, CO2, N2, CH4 आर रिस्पेक्टिवली 1.36, 3.64, 1.39 and 2.2 L square atm per mole. Which gas can be most easily liquefied? इनमें से कौन सा ज़्यादा आसानी के साथ लिक्विफाई होगा? तो हम देखेंगे इनमें से सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन में है, तो वो ज़्यादा आसानी के साथ इनको फिर लिक्विफाई किया जा सकता है। यहाँ पे जो N2 है ना, N2 ये सेकेंड हमारे पास N2 आ रहा है ना, नहीं CO2 आ रहा है हमारे पास, तो उनका ज़्यादा है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैल्यू उनकी ज़्यादा है, उनकी ज़्यादा है, तो वो इजीली लिक्विफाई की जा सकेगी। जिसकी बस ये कंफर्म है, जिसकी भी मतलब वैल्यू ए की ज़्यादा होगी वो उनको इतना ही आसानी के साथ लिक्विफाई किया जा सकता है, तो ये भी वाला सही है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 इज अबाउट, H2 की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है एज़ कम्पेयर टू He, वो कितनी होगी? वो तो यकीनन वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी जो साइज़ है वो कम है। जिसकी साइज़ जितनी ज़्यादा कम होगी उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतनी ही ज़्यादा होगी, मीन मॉलिक्यूलर मास जितनी ज़्यादा कम होगी। तो ये एक मैथमेटिकली वो है, तो हम उससे देख लेते हैं। अब हमारे पास जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर हम दो गैसों का देख ले तो फर्स्ट करें जो ये इनमें से इन्वर्स रिलेशनशिप होता है ना, तो अगर RH हमने ऊपर लगाया हुआ है तो उस साइड पे फिर जो उनकी मॉलिक्यूलर मास है वो नीचे लगाएंगे हम। RH और RHE इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम डिवाइड बाय अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हम इन दोनों की मॉलिक्यूलर मास लगा लेंगे, 4 हीलियम का है और 2 हाइड्रोजन का है, तो 2 कट जाएगा आपस में, तो मीन अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और He वहाँ पे हाइड्रोजन है, He इस साइड पे आ जाएगा, वहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 इंटू He।
तो √2 की जो वैल्यू है वो 1.4 है, तो 1.4 HE। तो इनमें से जो बी वाला है वो क्या है, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड आर रिलेटेड इज। इनमें से जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होगी और मोस्ट प्रोबेबल जो होगी वो सबसे कम होगी। तो हम देखेंगे कि इसको देख लेते हैं, ठीक है। जो ए वाला है ना, वहाँ पे जो रूट मीन स्क्वायर है 1.128, ये सबसे ज़्यादा है ना, तो प्लीज़ यही ए वाला ही सही है। उसके बाद एवरेज है वो इनसे कम है, और जो मोस्ट प्रोबेबल है वो सबसे कम है, वो 1 है, तो मीन यही सही है। At room temperature, the mixture of SO2 and O2 gas compared to the O2 molecule, the SO2 molecule will hit the wall with। अब अभी हमने ये देखा कि जो SO2 है ना, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ना कि हमने उधर देखा कि जो मॉलिक्यूलर मास है उनके साथ जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, लेकिन स्क्वायर रूट है मोलर मास पे। तो अब क्या होगा, अब अगर हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन वो डबल हो रही है, तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास है वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, उल्टा होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, रूम टेम्परेचर मिक्सचर ऑफ SO2 एंड O2 गैस, द कंपेयर टू द O2 मॉलिक्यूल, द SO2 मॉलिक्यूल विल हिट द वॉल विद। अभी क्या होगा, ये स्मॉलर एवरेज स्पीड से होगा, इनकी जो स्पीड होगी वो कम होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन उसकी क्या होगी, मीन्स कम होगी। एक मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा हेवी होता है उसकी स्पीड इतनी ही स्लो होती है, एक मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा लाइट होता है तो उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है। मैंने सोचा वो दूसरे से क्यों। चलो, विच हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ। मैक्सिमम वैल्यू मीन फ्री पाथ की, मीन फ्री पाथ वो डिस्टेंस होता है ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो कोलिजन के दरमियान जो डिस्टेंस, मतलब एक मॉलिक्यूल वो करता है, चला जाता है विदाउट एनी कोलिजन, तो जो दो कोलिजन के दरमियान जितना फासला वो फ्री में कवर करता है ना, उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। अब जिन मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा, जिन पार्टिकल की जितनी ज़्यादा मास कम होगी या साइज कम होगी, उनकी जो मीन फ्री पाथ है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन मीन फ्री पाथ मेनली इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, वो मेनली डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है। एक फर्स्ट करें, एक 1 मोल है और एक ऐसा कैसे एक 1 मोल है और दूसरे में 2 मोल आपने रखे, तो यकीनन 2 मोल वाले में इवन स्मॉलर मॉलिक्यूल ही क्यों ना हो, वहाँ पे मीन फ्री पाथ क्या होगी, वहाँ पे फिर कम होगी। तो मीन फ्री पाथ मेनली वो डिपेंड करता है इस पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे। लेकिन यहाँ पे है कि मास पे उन्होंने क्या हुआ है, तो मास पे सबसे कम किसका है, H2 का है, तो उसकी वो क्या होगी, मीन फ्री पाथ कम होगी। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ 380 mm ऑफ Hg कॉलम ऑफ अ गैस इन पास्कल। तो ये सिंपल सी बात है, एक सिंपल फार्मूला है कि mm ऑफ Hg जितने भी दिए हुए हैं उनको आपने पास्कल में जब कन्वर्ट करना होता है तो इनको 133.3 इनसे आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास फिर क्या हो जाएंगे, पास्कल आ जाएंगे। ये पास्कल का वो भी गलत लिखा हुआ है, CAL है। तो ये क्या हमारे पास आ गया, हम 380 मल्टीप्लाई बाई 1.133.3, तो इससे 5654 आ जाएगा। तो यहाँ इससे फिर आता है हमारे पास ये वाला 5.06 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, जो ए वाला है वो आ जाएगा, ए वाला सही है। When a gas is heated from 29 Kelvin to 323 Kelvin at a constant pressure of 1 atm, its volume is, तो इसका वॉल्यूम को क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, ये चार्ल्स का कानून है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन से इसकी P1 V1 और T1 इज इक्वल टू P2 V2 और T2। तो हमारे पास जो लेट्स सपोज V1 हमारे पास, हम V सपोज कर लेते हैं कि वो क्या है, V है,
तो V2 हमारे पास क्या हो जाएगी, ये रीअरेंज कर लेंगे हम, V इंटू T2 और ये और T1। तो V2 तो हमेशा ही है ना, और प्रेशर तो वन है हमारे पास, कांस्टेंट है तो हम वो इग्नोर कर लेते हैं। तो T2 हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा, तो V इंटू T2 और T1। तो V इंटू T2 जो हमारे पास है T3 to 3 है, और T1 उन्होंने दिया हुआ है 298। तो इससे फिर हम ये कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1.08 V। तो कौन सा सही इसमें से, बी वाला हमारे पास सही है, 1.08 V, ये सही है हमारे पास। 820 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 Tarrar, the sample of air contains 20% O2 and 80% N2 gaseous mixture. Find the density of the air. मोलर मास इसका ऑक्सीजन का 32 है और नाइट्रोजन का मैंने पता है 28 है। तो देखिए हम ये कैसे करेंगे, ये हम जैसे हम आइसोटोप्स या इनका वो कर लेते हैं, एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट आइसोटोप होते हैं तो उनका एवरेज मास मालूम करते हैं। सेम ईयर के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे कि परसेंटेज एवरेज मोलिकुलर वेट जो होगा ईयर का, एक कैसे हम मालूम कर लेंगे, परसेंटेज अक्रेंस ऑफ द एलिमेंट, कोई भी हो सकता है एलिमेंट या गैस 1, और प्लस परसेंटेज अक्रेंस मल्टीप्लाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ द गैस 2। तो हमारे पास ये है गैस 1, परसेंटेज अक्रेंस हमारे पास ऑक्सीजन की क्या है 20% मीन 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 32 इसकी मोलिकुलर मास है, प्लस 0.8 परसेंटेज अक्रेंस है हमारे पास इसकी नाइट्रोजन की, मल्टीप्लाइड बाई 28 इसकी वो है मोलिकुलर मास है। तो इनसे हमारे पास जो एवरेज मोलिकुलर मास आ जाएगा 28.8। अब हम यहाँ से डेंसिटी देखेंगे। डेंसिटी हमें पता है PM और प्रेशर इंटू मोलिकुलर मास और RT। ये हमें डेंसिटी कहाँ से आती है, PV इज इक्वल टू nRT। इसको हम रीअरेंज कर ले तो इससे यही क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। तो प्रेशर तो हमें पता है 180 mm इंटू मल्टीप्लाइड बाई 28.8 हो गया मोलिकुलर मास एवरेज, डिवाइड बाई R हमारे पास 0.0821 है, मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर हमारे पास क्या है 293 है। टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन्होंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो इसको हम केल्विन में वो कर लेंगे चेंज। तो केल्विन में क्या हो जाएगा 273 होता है, तो 293.20 हो जाएगा। तो इनसे हमारे पास जो वो आ जाएगी, क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी आ जाएगी 1.197 ग्राम पर लीटर। Under same condition of temperature and pressure, the volume of 14 gram N2 and 36 gram of O3 are related as। ये फिर वही बात है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है ये, इनको हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं। जो N2 है, अब हमें पता है कि N2 हाफ मोल है, कितना है वो हाफ मोल है। ये फिर मोल को देखेंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि जो 1 मोल हमारे पास 22.4 वॉल्यूम मतलब लीटर की जगह रखता है। अब हम देखेंगे ना कि N2 कितना मोल है और ओजोन कितना है। 36 ग्राम ऑफ ओजोन वो मोल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना बनता है। तो N2 हमारे पास ये है पॉइंट, मोल को हम कैसे मालूम कर लेते हैं, मास पर ये कैपिटल N मैंने लिखा है, लेकिन ये मोल का जो है हम स्मॉलर N से मालूम करते हैं, ठीक है। तो M और M तो मास पर मोलर मास, तो हम वहाँ से ये मालूम कर लेते हैं 14 है ना, तो 14 वो है डिवाइड बाई ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, 14 डिवाइड बाई 28, इससे आ जाएगा 0.5 आ जाएगा हमारे पास।
सेम 36 डिवाइड बाई इसकी जो मॉलिक्यूलर मास है ओजोन की 1648, इससे 0.75 आ जाएगा। तो मीन्स अगर हम यूनिट ले लेना इसको 25 का, तो 0.5 में 25 के 2 यूनिट्स है, मीन 25 एंड 25 मिलके ये 0.5 बनाता है। और 0.75 में 25 के 3 यूनिट्स है, 0.25, 0.25 एंड 0.25, ये मिलके 0.75 बनाता है। तो ये वाला है वो सही है, क्योंकि वहाँ पे 2 नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है और 3 यूनिट्स इसके है, ओजोन के है। तो इसमें फिर ये होगा, ये वाला सही है। फिर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ H2O इज हायर देन CO2 बिकॉज क्रिटिकल टेम्परेचर, ये मैंने पहले भी बात की, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका भी जितना ज़्यादा होगा उसको लिक्विफाई करना उतना ही आसान होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इसका कितना है, H2O इज हायर देन CO2। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, फेवर इलेक्ट्रॉन देन CO2। वैसे CO2 के इलेक्ट्रॉन तो H2O से ज़्यादा होंगे। इट कंटेन्स 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये भी नहीं है। मोलिकुलर शेप इज V शेप, ये भी नहीं है। डायपोल मोमेंट ऑफ H2O, जो H2O की डायपोल मोमेंट है या उसमें फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से फिर ये उसकी जो क्रिटिकल टेम्परेचर है H2O की CO2 से ज़्यादा हो जाती है। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस, ये 1 होती है, रियल की 1 लेस देन 1 होगी हमेशा। द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज मैक्सिमम 8। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है O273 होगा और प्रेशर 1 atm होगा। और बी में क्या हमारे पास 273 एंड 2 atm, वही टेम्परेचर तो सेम है लेकिन प्रेशर 2 atm कर दिया है, तो ये वाला सही है। जो सी में है क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर को क्या कर दिया है, वो डबल कर दिया है, लेकिन atm वही है। और 4 में भी atm तो 2 है ना, 2 atm है, लेकिन टेम्परेचर फिर बढ़ा दिया है। तो जो भी वाला है वैसे ही है। The temperature at which real gas obey the ideal gas laws or a wide range of pressure is called, इसको बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, इन्वर्टेड टेम्परेचर की बात की, बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर विच द रियल गैस ओबे द आइडियल गैस लॉज और अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। और रिड्यूस टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर सिंपली टेम्परेचर डिवाइड बाई रिड्यूस टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द गैस डिवाइड बाई इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इनमें से बॉयल टेम्परेचर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विद हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन उनका होगा जिसकी मास सबसे कम होगी। अब यहाँ पे मास सबसे कम किसकी है, ऑक्सीजन की 32 है, CO2 की 44 है, नाइट्रोजन की 28 है और अमोनिया की 17 है। तो ये अमोनिया सही है, सी वाला सही है। द डेंसिटी ऑफ मीथेन एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 827 डिग्री सेंटीग्रेड इस, तो इसकी जो डेंसिटी है वो मैथमेटिकली हम मालूम कर सकते हैं। हमने पहले भी मालूम किया, वहाँ पे डी डेंसिटी इज इक्वल टू, ये स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, या मैं यहाँ पे मैंने मिस्टेक हुई है, बड़ा कैपिटल डी लिखा है, ये स्मॉल डी लिखते हैं। PM और RT, तो हमारे पास प्रेशर उन्होंने दिया हुआ है 2 है, और जो इसकी मोलिकुलर मास है इसकी मीथेन की वो क्या है 16 है, कार्बन की 12 हो गई और 4 हाइड्रोजन के साथ होते हैं, तो 16 हो गई। और डिवाइड बाई R 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको 27 को अगर हम केल्विन में वो कर ले तो 300 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन होता है। अब हम जो इसको वो कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1.29 ग्राम पर लीटर। तो इट मीन्स सी वाला क्या है, सही है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कैलकुलेशन में आ जाता है। द डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ अ गैस X, द मोलिकुलर वेट ऑफ दैट गैस इज। अब वही बात जो मैंने पहले की,
यहाँ पे आ गई। जो देखें ना कि हमारे पास जो वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूलर मास के साथ वो है इनवर्स रिलेशनशिप में है, लेकिन स्क्वायर रूट के साथ है। तो अगर वहाँ पे अगर मोलर मास 4 टाइम इंक्रीज होगी तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो 2 टाइम डिक्रीज होगी। अब अगर फर्स्ट करें रेट टाइम डिफ्यूजन 2 टाइम इंक्रीज होगी ना, तो वहाँ पे 4 टाइम मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ मीथेन इज टेम्परेचर ट्वाइस ऑफ दैट गैस एक्स, द मॉलिक्यूलर मास एंड ऑफ दैट एक्स क्या होगी। मीथेन हमारे पास 16 है ना, तो 16 की अगर 2x है वो ना, तो वो 4 टाइम होगी ना, तो 16 डिवाइड बाई 4 तो वो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो वो क्या होगा SO2 हमारे पास होगा। ठीक है, ये हम कॉमन सेंस से भी इन चीज़ों को वो कर लेते हैं मैथमेटिकल, बस जहन में बंदा सोचे उससे भी बंदे को मालूम हो जाता है कि यही जवाब है इसका। A real gas behave more ideally at low temperature and low pressure, high temperature and low pressure। ये सी वाला जो है वो सही है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। The value of van der Waal constant for a gas O2, N2, NH3 and CH4 are यहाँ पे दिया हुआ है, तो NH3 का सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा आसानी से लिक्विफाई होगी, तो सी वाला सही है। If a volume containing gas is compressed to half, how many moles of gas remained in the vessel? अगर कोई गैस है किसी विसल में हमने रखा हुआ है, उसको हमने इतना प्रेशर डाला कि उसका जो वॉल्यूम है वो हाफ में चला गया, तो कितनी गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल चेंज होगी या नहीं, तो जस्ट डबल, जस्ट हाफ, सेम और मोर देन डबल, तो वो सेम होगी। क्योंकि हम यहाँ पे तो ये नहीं बता रहा ना कि अगर वॉल्यूम कम हुई है तो गैस एस्केप कर रहा है। हाँ, अगर गैस एस्केप कर जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएंगे। वैसे नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होता, प्रेशर के डालने से या कम करने से नंबर ऑफ मोल सेम ही रहेंगे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू। प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं और वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते हैं तो भी प्रेशर बढ़ जाता है। तो क्यों होता है, इंक्रीज इन एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड, इंक्रीज रेट ऑफ कोलिजन अमंग्स्ट द मॉलिक्यूल्स, या इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंक्रीज इन मीन फ्री पाथ। तो इंक्रीज इन एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ जाएगी, तो जो वो है कोलिजन विद वॉल ऑफ द कंटेनर बढ़ जाएगी, चांस ऑफ कोलिजन विद वॉल ऑफ द कंटेनर बढ़ जाएगी, तो वो प्रेशर भी उससे बढ़ जाएगा। क्योंकि जो प्रेशर हमारे पास आता है वो कोलिजन विद वॉल ऑफ द कंटेनर से आता है। व्हेन अ रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस, जब कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल देन at very low pressure and high temperature, then when molecular size is very small and negligible to volume of a container, then in all the above condition, ये सब सही है। ये कंडीशन होगी तो रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। डी वाला सही है। molecular mass of SO2 गैस is 4 times than CH4, therefore उसकी जो molecular mass है 4 टाइम है, तो being SO2 and CH4 both gases they diffuse with same rate के साथ डिफ्यूज तो नहीं होगी क्योंकि molecular mass चेंज है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी चेंज होगी। SO2 गैस will diffuse 4 times faster than that of CH4, तो SO2 फास्ट नहीं होगा, वो स्लोअर होगा। डिफ्यूजन ऑफ SO2 गैस इज हाफ दैट ऑफ CH4, ये भी गलत है। CH4 गैस फाउंड 4 टाइम फास्टर देन SO2, तो वो ये सही है, डी वाला सही है, क्योंकि वो 4 टाइम वो मतलब 4 टाइम्स वो तेज़ी के साथ जाएगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे जो गैसेस होते हैं ना, उसमें अक्सर जो MCQ आती है वो न्यूमेरिकल टाइप की होती हैं, क्योंकि उनके जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते, उनमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आगे भी हम न्यूमेरिकल टाइप वगैरह क्वेश्चन इंशाल्लाह देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।